जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है और बहुत फेवरेट है। उत्तर प्रदेश बोर्ड का, यूपी बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस चैप्टर में मुझे हम सभी को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो, इन शब्द से पता चलता होता उपभोक्ता, पहले पढ़ चुके उपभोक्ता जब वस्तुओं को कंज्यूम करने का, खाने का काम करते हैं, यूज करने का काम करते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। वो व्यवहार, ये किस प्रकार का व्यवहार करता है, उपभोक्ता किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसके बारे में मुझे पढ़ना है। इसके बारे में हम सभी को अच्छे से पढ़ना है। देखो, उपभोक्ता, हम सभी उपभोक्ता हैं। हम सभी क्या हैं? उपभोक्ता हैं। तो कैसे व्यवहार करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है, हम उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या क्या करते हैं। हम सभी उपभोक्ताओं का उद्देश्य होता है अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना। उद्देश्य क्या होता है, आपसे पूछा जाए, एक उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है? अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना। यानी जिस वस्तु को हम यूज कर रहे हो, जिस वस्तु को खरीद रहे हो, जिस वस्तु को खा रहे हो, जिस वस्तु को पहन रहे हो, उसमें अधिकतम उसकी उपयोगिता को ग्रहण करना, यानी अपनी उपयोगिता को मैक्सिमाइज करना। ये होता है उपभोक्ता के व्यवहार का। कैसे? जैसे हमारे पास ढेर सारा रुपया है, हम 10-20 हजार रुपया रख सकते हैं और इससे ज़्यादा रख सकते हैं, 10-20 रुपया भी रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दुकान वाले के पास बहुत सारा सामान हो सकता है। जो देखना व्यवहार कैसा होता है उपभोक्ता का। यदि हमें एक बिस्कुट लेना हो, पार्ले का बिस्कुट लेना हो, तो पार्ले का बिस्कुट 5 रुपये और 10 रुपये का आता है। यदि हमने 5 रुपये के बराबर पार्ले का बिस्कुट लिया कि भैया 5 रुपये वाला हमको बिस्कुट दे दो, उसने 5 रुपये का बराबर बिस्कुट दिया हमें, और हमने दिया 50 रुपये का नोट। अब उसने 40 वापस किए, तो क्या हम संतुष्ट होंगे? नहीं। हम कहेंगे 5 रुपये के बराबर बिस्कुट दिया है तो 5 रुपये ही काटो, आप मुझे 45 वापस करो। क्योंकि इस बिस्कुट में जितनी उपयोगिता है उसकी कीमत 5 रुपये है, मार्केट ने तय किया। मार्केट ने जितनी उपयोगिता जिस वस्तु में होती है उसकी उतनी कीमत तय हो जाती है। तो 5 रुपये के बराबर उसमें उपयोगिता है और दुकान वाले ने 10 रुपया काट लिया, तो क्या हम संतुष्ट होंगे? नहीं, हम झगड़ा कर लेंगे उससे, लाओ हमारे रुपये वापस करो, 45 ले लेंगे। और इसका उल्टा भी हो सकता है। देखो, जो उत्पादक है उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है? अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना, अपनी वस्तु की उपयोगिता को अधिकतम करना, अपने रुपये की उपयोगिता को अधिकतम करना। लेकिन जो उत्पादक होता है उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, उसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। अब वो 5 रुपये का बिस्कुट हमने ले लिया पार्ले का, लेकिन उसे दे रहे हैं 3 रुपया 4 रुपया, तो वो बिस्कुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्रॉफिट होगा तब जब उसकी उपयोगिता के बराबर उसे हम मार्केट प्राइस से दे दें, तब यही व्यवहार, यानी हम बार्गेनिंग करते हैं। यदि वस्तु हमें महंगी लगती है तो उसे सस्ता करने की कोशिश करते हैं। यदि कोई चीज ज्यादा सस्ती है तो उत्पादक उसे महंगा करने की कोशिश करता है। यही व्यवहार हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उपभोक्ता का व्यवहार। इसका इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, इस व्यवहार को हम कैसे पढ़ेंगे। इस व्यवहार को पढ़ने का हमारे पास कुछ साधन है अर्थशास्त्र के सिद्धांत में। उसको हम अनधिमान वक्र के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? अनधिमान वक्र। अनधिमान वक्र। इसका दूसरा नाम है तटस्थता वक्र। इसका और दूसरा नाम है उदासीनता वक्र।
उदासीनता वक्र। इंग्लिश में एक ही नाम है, इनडिफरेंस कर्व। इंग्लिश में इसका नाम क्या है? इनडिफरेंस कर्व। ये पढ़ना है, बार बार एग्जाम में, हर साल ये एग्जाम में आता है। इनडिफरेंस कर्व क्या है, इनडिफरेंस की विशेषता बता दो, इनडिफरेंस का प्रयोग करके उपभोक्ता के संतुलन के बारे में आप उल्लेख करो। तो इसके बारे में हम इसका क्या पढ़ेंगे, इसका अर्थ पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है ये पढ़ेंगे, इसकी विशेषता, मान्यता क्या होती है ये पढ़ेंगे। ठीक है, मान्यताएं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनधिमान तब कंप्लीट होगा, अनधिमान वक्र। अब अनधिमान वक्र, यही जो हमने व्यवहार बताया, इस व्यवहार को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, बजट रेखा। बजट रेखा, बजट रेखा, इसे प्राइस लाइन भी बोलते हैं। प्राइस लाइन, कीमत रेखा के रूप में। इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसकी विशेषता पढ़ेंगे, इसकी मान्यता पढ़ेंगे। ये दोनों चीजें आपसे पूछे जाते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर इन दोनों का प्रयोग करके हम तीसरा उपभोक्ता का संतुलन पढ़ेंगे। उपभोक्ता का, उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जैसे हमने 5 रुपया दिया और बिस्कुट ले लिया, वो दशा यहाँ पर पहुंचेंगे। हम अनधिमान वक्र पढ़ेंगे, वो उसके बारे में बजट रेखा पढ़ेंगे, फिर उपभोक्ता का संतुलन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसी में एक बेटा और चीज आपसे टेक्निकल पूछा जाता है, एमआरएस। इस उदासीनता वक्र में ही पढ़ा जाता है एमआरएस, एक्स एंड वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, प्रतिस्थापन की दर। क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन की दर, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होता है? छोटे छोटे सवाल आते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है। तो ये उदासीनता वक्र में ही है, इसके इसकी विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये यहाँ से बहुत सवाल आता है, आपको डिटेल में पढ़ना है। हम इसलिए आपको ये ब्रीफ करके बता रहे हैं, अलग अलग करके, ताकि आपके दिमाग में हो। अभी आप कक्षा 12 में बेटा, ध्यान से ये चीजें समझना है आपको कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उदासीनता वक्र के बारे में, इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता वक्र के, उसके विशेषता में सीमांत प्रतिस्थापन की दर, एमआरएस, एक्स वाई। ध्यान रहे आपने एमआरटी पढ़ा था, एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उत्पादन संभावना वक्र में पढ़ा था। तो ये यहाँ से थोड़ा अलग है, ये सप्लाई को डिनोट करता है और ये डिमांड को डिनोट करता है। दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक बात है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? ये सप्लाई को डिनोट करता है, किसको? ये सप्लाई सेक्टर से है और ये डिमांड सेक्टर से है। दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अंतर क्या है? ये डिमांड सेक्टर से है और ये सप्लाई। ये उत्पादन से था तो सप्लाई से था, और ये मांग से है, उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है? डिमांड से है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट का दूसरा क्या है? उपयोगिता। उपयोगिता क्या होता है? यूटिलिटी। यूटी यूटिलिटी क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, यूटिलिटी क्या है, इसके बारे में। कुल उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, EMU के बारे में, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ लेंगे। जब हम उपयोगिता पढ़ेंगे, कुल उपयोगिता पढ़ेंगे, सीमांत उपयोगिता पढ़ेंगे, इन दोनों में संबंध, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध क्या है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। बार बार पूछा जाता है कि जहां पर सीमांत उपयोगिता शून्य होता है वहां पर कुल उपयोगिता क्या होता है, कुल उपयोगिता अधिकतम कहां पर होता है जहां पर सीमांत उपयोगिता शून्य होता है। ये सब रिलेशन के बारे में हम
लोग पढ़ेंगे। फिर इस सीमांत उपयोगिता का प्रयोग करके हम उपभोक्ता के संतुलन की बात करेंगे, उपभोक्ता के संतुलन की बात करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके, उपयोगिता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया था प्रोफेसर मार्शल ने। किसने दिया था, मार्शल ने। जो उपयोगिता सिद्धांत है इसे कॉर्डिनल अप्रोच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉर्डिनल अप्रोच, कॉर्डिनल अप्रोच, कॉर्डिनल अप्रोच। और इसको दिया था मार्शल महोदय ने, प्रोफेसर मार्शल ने। और जो तटस्थता वक्र यानी उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, उसको दिया था हिक्स और एलन ने। उसे ऑर्डिनल थ्योरी कहा जाता है, ऑर्डिनल अप्रोच। हिक्स एंड एलन, हिक्स और एलन एक अर्थशास्त्री, दो अर्थशास्त्री, इन्होंने इंडिफरेंस कर्व कॉन्सेप्ट दिया था। और उसका संबंध किससे है, ऑर्डिनल से है। ठीक है, गणनावाचक दृष्टिकोण इसका है और इसका क्रमवाचक दृष्टिकोण है, क्रमवाचक, क्रमवाचक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, क्रमवाचक, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया था, हिक्स और एलन ने। और कॉर्डिनल यानी गणनावाचक, गणनावाचक, गणनावाचक दृष्टिकोण किसने दिया था, मार्शल ने। गणनावाचक दृष्टिकोण में क्या पढ़ना है हमको, उपयोगिता के बारे में, कुल उपयोगिता के बारे में, सीमांत उपयोगिता के बारे में और उपभोक्ता के संतुलन के बारे में। और क्रमवाचक दृष्टिकोण में क्या पढ़ना है हमें, इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र, उसकी विशेषता और बजट लाइन, और फिर उपभोक्ता के संतुलन। यानी दो बड़े हमें सिद्धांत पढ़ने हैं उपभोक्ता के व्यवहार में। एक को क्रमवाचक दृष्टिकोण बोलते हैं और एक को गणनावाचक दृष्टिकोण बनते हैं। यहाँ पर हम गणना करके बताते हैं, यहाँ पर क्रम दे करके बताते हैं। तो ये बड़ी दो थ्योरियां उपभोक्ता के सिद्धांत में पढ़ना है और आपसे बार बार पूछा जाता है। जब ये हम पढ़ लेंगे फिर इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट आता है डिमांड का। क्या बच्चों, डिमांड, डिमांड एनालिसिस, मांग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मांग के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड, डिमांड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है ये पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये डिमांड किन बातों पर लागू होता है, इन पे क्या क्या जरूरी होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। जब फंक्शन ऑफ डिमांड पढ़ लेंगे तो शिफ्टिंग डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे। डिमांड क्या पढ़ेंगे, डिमांड कर्व के बारे में। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व में कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है शिफ्टिंग, शिफ्टिंग के बारे में और रोटेशन के बारे में। रोटेशन, शिफ्टिंग का मतलब है परिवर्तन से मांग वक्र का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मांग वक्र का परिवर्तन कैसे होता है। और रोटेशन का मतलब है खिसकाव से, मांग वक्र में खिसकाव कैसे होता है, एक मांग वक्र पर ऊपर नीचे खिसकाव, यानी इसे बोला जाता है हिंदी में संकुचन और विस्तार। रोटेशन में मांग का संकुचन, क्या पढ़ेंगे, मांग का संकुचन, मांग के संकुचन के बारे में पढ़ेंगे, मांग के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, मांग के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग में क्या, शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, मांग की वृद्धि, मांग में वृद्धि और मांग में कमी के बारे में पढ़ेंगे, मांग में वृद्धि और मांग में कमी के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे काम करता है। तो ये जब ये मांग के बारे में पूरा पढ़ लेंगे फिर हम पढ़ेंगे मांग की लोच। क्या पढ़ेंगे, मांग की लोच,
मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये चीजें आपको दूसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, और इसके 2-3 वीडियो कम से कम आपको मिलेंगे, 3 से 4 वीडियो मिल सकते हैं आपको। देखो इसमें फिर से हम शार्ट में बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है बेटा आपको। सबसे पहले पढ़ना है उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र के बारे में। दूसरा बजट रेखा के बारे में, बजट रेखा के बारे में। तीसरा उपभोक्ता संतुलन के बारे में। चौथा उपयोगिता के बारे में, उपयोगिता के बारे में, ठीक है। उपयोगिता ह्रास नियम इसमें सब आ जाएगा, ठीक है। इसी में उपभोक्ता का संतुलन आ जाएगा। फिर पांचवा मांग के बारे में, पूरा मांग एनालिसिस, मांग सिद्धांत पूरा पढ़ना है इसमें। और मांग सिद्धांत में नीचे आ जाएगा मांग की लोच, मांग की लोच के बारे में। ये डिटेल में पढ़ना है, तब ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उदासीनता वक्र के बारे में।